बाबू गोपीनाथ से मेरी मुलाकात सन 40 में हुई। उन दिनों मैं बंबई का एक हफ्तावार पर्चा एडिट किया करता था। दफ्तर में अब्दुल रहीम सेंडो एक नाटेकद के आदमी के साथ दाखिल हुआ। मैं उस वक्त लीड लिख रहा था। सेंडो ने अपने मखसूस अंदाज में बाआवाज़ बुलंद मुझे आदाब किया और अपने साथी से मुतारिफ कराया। मंटो साहब, बाबू गोपीनाथ से मिलिए। मैंने उठकर उससे हाथ मिलाया। सेंडो ने हस्बे आदत मेरी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। बाबू गोपीनाथ, तुम हिंदुस्तान के नंबर 1 राइटर से हाथ मिला रहे हो। लिखता है तो धड़म तख्ता हो जाता है लोगों का। ऐसी ऐसी कंटिन्यूटली मिलाता है कि तबीयत साफ हो जाती है। पिछले दिनों वो क्या चुटकुला लिखा था आपने मंटो साहब? मिस खुर्शीद ने कार खरीदी, अल्लाह बड़ा कारसाज है। क्यों बापू गोपीनाथ, है ना एंटी की पेंटीपो? अब्दुल रहीम सेंडो के बातें करने का अंदाज बिल्कुल निराला था। कंटिन्यूटली, धड़म तख्ता और एंटी की पेंटी पो ऐसे अल्फाज उसकी अपनी इख्तिरा थे जिनको वो गुफ्तगू में बेतकल्लुफ इस्तेमाल करता था। मेरा तारुफ कराने के बाद वो बाबू गोपीनाथ की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो बहुत मरऊब नजर आता था। आप हैं बाबू गोपीनाथ, बड़े खाना खराब, लाहौर से झक मारते मारते बंबई तशरीफ लाए हैं। साथ कश्मीर की एक कबूतरी है। बाबू गोपीनाथ मुस्कुराए। अब्दुल रहीम सेंडो ने तारुफ को नाकाफी समझकर कहा, नंबर 1 बेवकूफ हो सकता है तो वो आप हैं। लोग इनके मस्का लगाकर रुपया बटोरते हैं। मैं सिर्फ बातें करके इनसे हर रोज पोल्सन बटर के 2 पैकेट वसूल करता हूं। बस मंटो साहब, ये समझ लीजिए कि बड़े एंटी फ्लू जस्टिन किस्म के आदमी हैं। आप आज शाम को इनके फ्लैट पर जरूर तशरीफ लाइए। बाबू गोपीनाथ ने, जो खुदा मालूम क्या सोच रहा था, चौंक कर कहा, हाँ हाँ जरूर तशरीफ लाइए मंटो साहब। फिर सेंडो से पूछा, क्यों सेंडो, क्या आप कुछ इसका शगल करते हैं? अब्दुल रहीम सेंडो ने जोर से कहा लगाया, अजी हर किस्म का शगल करते हैं। तो मंटो साहब आज शाम को जरूर आइएगा। मैंने भी पीनी शुरू कर दी है, इसलिए कि मुफ्त मिलती है। सेंडो ने मुझे फ्लैट का पता लिखा दिया, जहां मैं हस्बे वादा शाम को 6 बजे के करीब पहुंच गया। 3 कमरे का साफ सुथरा फ्लैट था, जिसमें बिल्कुल नया फर्नीचर सजा हुआ था। सेंडो और बाबू गोपीनाथ के अलावा बैठने वाले कमरे में 2 मर्द और 2 औरतें मौजूद थीं, जिनसे सेंडो ने मुझे मुतारिफ कराया। एक था गफ्फार साईं, तहमत पोश, पंजाब का ठेठ साईं, गले में मोटे मोटे दानों की माला। सेंडो ने उसके बारे में कहा, आप बापू गोपीनाथ के लीगल एडवाइजर हैं। मेरा मतलब समझ जाइए, जिस आदमी की नाक बहती हो या जिसके मुंह से लुआब निकलता हो, पंजाब में खुदा को पहुंचा हुआ दरवेश बन जाता है। ये भी बस पहुंचे हुए हैं या पहुंचने वाले हैं। लाहौर से बाबू गोपीनाथ के साथ आए हैं, क्योंकि इन्हें वहां कोई और बेवकूफ मिलने की उम्मीद नहीं थी। यहां आप बापू साहब से क्रेवन ए के सिगरेट और स्कॉच विस्की के पैग पीकर दुआ करते रहते हैं कि अंजाम नेक हो। गफ्फार साईं ये सुनकर मुस्कुराता रहा। दूसरे मर्द का नाम था गुलाम अली। लंबा, तड़ंगा जवान, कसरती बदन, मुंह पर चेचक के दाग। उसके मुताल्लिक सेंडो ने कहा, यह मेरा शागिर्द है, अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर चल रहा है। लाहौर की एक नामी तवाइफ की कुंवारी लड़की इस पर आशिक हो गई। बड़ी बड़ी कंटिन्यूटलियां मिलाई गई उसको फांसने के लिए, मगर उसने कहा, डू और डाई, मैं लंगोट का पक्का रहूंगा। एक तकिए में बातचीत पीते हुए बाबू गोपीनाथ से मुलाकात हो गई। बस उस दिन से इनके साथ चिमटा हुआ है। हर रोज क्रेवन ए का डिब्बा और खाना पीना मुकर्रर है। यह सुनकर गुलाम अली भी मुस्कुराता रहा। गोल चेहरे वाली एक सुर्ख सफेद औरत थी। कमरे में दाखिल होते ही मैं समझ गया था कि वही कश्मीर की कबूतरी है जिसके मुतल्लिक सेंडो ने दफ्तर में जिक्र किया था। बहुत साफ सुथरी औरत थी, बाल छोटे थे, ऐसा लगता था कटे हुए हैं, मगर दर हकीकत ऐसा नहीं था। आंखें शफाफ और चमकीली थी। चेहरे के खुतूत से साफ जाहिर होता था कि बेहद अल्हड़ और ना तजुर्बाकार है। सेंडो ने उससे तारुफ कराते हुए कहा, जीनत बेगम, बाबू साहब प्यार से जीनो कहते हैं। एक बड़ी खर्राट नायिका कश्मीर से ये सेब तोड़कर लाहौर ले आई। बाबू गोपीनाथ को अपनी सीआईडी से पता चला और एक रात ले उड़े। मुकदमेबाजी हुई,
तकरीबन 2 महीने तक पुलिस ऐश करती रही। आखिर बाबू साहब ने मुकदमा जीत लिया और उसे यहां ले आए धड़म तख्ता। अब गहरे सांवले रंग की औरत बाकी रह गई थी, जो खामोश बैठी सिगरेट पी रही थी। आंखें सुर्ख थीं, जिनसे काफी बेहयाई मुतरशह थी। बाबू गोपीनाथ ने उसकी तरफ इशारा किया और सेंडो से कहा, इसके मुतल्लिक भी कुछ हो जाए। सेंडो ने उस औरत की रान पर हाथ मारा और कहा, जनाब ये है टेन पटोटी, फिल फिल फूटी। मिसेज अब्दुल रहीम सेंडो उर्फ सरदार बेगम, आप भी लोहार की पैदावार हैं। सन 36 में मुझसे इश्क हुआ। 2 बरसों ही में मेरा धड़न तख्ता करके रख दिया। मैं लाहौर छोड़कर भागा। बापू गोपीनाथ ने उसे यहां बुलवा लिया है ताकि मेरा दिल लगा रहे। उसको भी एक डिब्बा क्रेवन राशन में मिलता है। हर रोज शाम को 2.5 रुपए का मॉर्फिया का इंजेक्शन लेती है। रंग काला है मगर वैसे बड़ी टिट फॉर टैट किस्म की औरत है। सरदार ने एक अदा से सिर्फ इतना कहा, बकवास ना कर। इस अदा में पेशावर औरत की बनावट थी। सबसे मुतारिफ कराने के बाद सेंडो ने हस्बे आदत मेरी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। मैंने कहा, छोड़ो यार, आओ कुछ बातें करें। सेंडो चिल्लाया, बॉय विस्की एंड सोडा। बापू गोपीनाथ लगाओ हवा एक सब्जे को। बापू गोपीनाथ ने जेब में हाथ डालकर 100 के नोटों का एक पुलिंदा निकाला और एक नोट सेंडो के हवाले कर दिया। सेंडो ने नोट लेकर उसकी तरफ गौर से देखा और खड़खड़ा कर कहा, ओ गॉड, ओ मेरे रब्बुल आलमीन, वो दिन कब आएगा जब मैं भी लब लगाकर यूं नोट निकाला करूंगा। जाओ भाई गुलाम अली, 2 बोतलें जॉनी वॉकर स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग की लेकर आओ। बोतलें आई तो सबने पीना शुरू की। यह शगल 2-3 घंटे तक जारी रहा। इस दौरान में सबसे ज्यादा बातें हस्बे मामूल अब्दुल रहीम ने की। पहला गिलास एक ही सांस में खत्म करके वो चिल्लाया, धड़म तख्ता मंटो साहब, विस्की हो तो ऐसी। हलक से उतरकर पेट में इनकलाब जिंदाबाद लिखती चली गई है। जियो बाबू गोपीनाथ, जियो। बाबू गोपीनाथ बेचारा खामोश रहा। कभी कभी अलबत्ता वो सेंडो की हां में हां मिला देता था। मैंने सोचा, उस शख्स की अपनी कोई राय नहीं है, दूसरा जो भी कहे मान लेता है। ज़ईफुल एतिकादी का सबूत गफ्फार साई मौजूद था, जिसे वो बकौल सेंडो अपना लीगल एडवाइजर बनाकर लाया था। सेंडो का उससे दरअसल ये मतलब था कि बाबू गोपीनाथ को उससे अकीदत थी। यूं भी मुझे दौरान गुफ्तगू में मालूम हुआ कि लाहौर में उसका अक्सर वक्त फकीरों और दरवेशों की सोहबत में कटता था। यह चीज मैंने खासतौर पर नोट की कि वो खोया खोया सा था, जैसे कुछ सोच रहा था। मैंने चुनांचे उससे एक बार कहा, बाबू गोपीनाथ क्या सोच रहे हैं आप? वो चौंक पड़ा। जी मैं कुछ नहीं, ये कहकर वो मुस्कुराया और जीनत की तरफ एक आशिकाना निगाह डाली। उन हसीनों के मुतल्लिक सोच रहा हूं, और हमें क्या सोच होगी? सेंडो ने कहा, बड़े खाना खराब हैं ये मंटो साहब, बड़े खाना खराब हैं। लाहौर की कोई ऐसी तवायफ नहीं जिसके साथ बाबू साहब की कंटिन्यूटली ना रह चुकी हो। बाबू गोपीनाथ ने यह सुनकर बड़े भौंडे इनकिसार के साथ कहा, अब कमर में वो दम नहीं मंटो साहब। इसके बाद वाहियात गुफ्तगू शुरू हो गई। लाहौर की तवाइफों के सब घराने गिने गए, कौन डेरादार थी, कौन नटनी थी, कौन किसकी नोची थी, नथुनी उतारने का बापू गोपीनाथ ने क्या दिया था, वगैरह वगैरह। ये गुफ्तगू सरदार, सेंडो, गफ्फार साई और गुलाम अली के दरमियान होती रही, ठेठ लाहौर के कोठों की जबान में। मतलब तो मैं समझता रहा, मगर बाज इस्तिलाहें समझ में ना आई। जीनत बिल्कुल खामोश बैठी रही, कभी कभी किसी बात पर मुस्कुरा देती, मगर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसे इस गुफ्तगू से कोई दिलचस्पी नहीं थी। हल्की विस्की का एक गिलास भी नहीं पिया। बगैर किसी दिलचस्पी के सिगरेट भी पीती थी तो मालूम होता था उसे तंबाकू और उसके धुएं से कोई रगबत नहीं। लेकिन लुत्फ यह है कि सबसे ज्यादा सिगरेट उसी ने पिए। बाबू गोपीनाथ से उसे मोहब्बत थी, इसका पता मुझे किसी बात से ना मिला। इतना अलबत्ता जाहिर था कि बाबू गोपीनाथ को उसका काफी ख्याल था, क्योंकि जीनत की आसाइश के लिए हर सामान मुहैया था। लेकिन एक बात मुझे महसूस हुई कि उन दोनों में कुछ अजीब सा खिंचाव था। मेरा मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे के करीब होने के बजाय कुछ हटे हुए से मालूम होते थे। 8 बजे के करीब सरदार डॉक्टर मजीद के यहां चली गई, क्योंकि उसे मॉर्फिया का इंजेक्शन लेना था।
गफ्फार साहिब 3 पैक पीने के बाद अपनी तस्बीह उठाकर कालीन पर सो गया। गुलाम अली को होटल से खाना लेने के लिए भेज दिया गया। सेंडो ने अपनी दिलचस्प बकवास जब कुछ अरसे के लिए बंद की तो बाबू गोपीनाथ ने, जो अब नशे में था, जीनत की तरफ वही आशिकाना निगाह डालकर कहा, मंटो, मेरी जीनत के मुतल्लिक आपका ख्याल क्या है? मैंने सोचा क्या कहूं। जीनत की तरफ देखा तो वो झेप गई। मैंने ऐसे ही कह दिया, बड़ा नेक ख्याल है। बाबू गोपीनाथ खुश हो गया। मंटो साहब है भी बड़ी नेक लोग। खुदा की कसम, ना जेवर का शौक है ना किसी और चीज का। मैंने कई बार कहा जाने मन मकान बनवा दूं। जवाब क्या दिया मालूम है आपको? क्या करूंगी मकान लेकर, मेरा कौन है? मंटो साहब मोटर कितने में आ जाएगी? मैंने कहा मुझे मालूम नहीं। बाबू गोपीनाथ ने ताज्जुब से कहा, क्या बात करते हैं आप मंटो साहब, आपको और कारों की कीमत मालूम ना हो? कल चलिए मेरे साथ, जीनों के लिए एक मोटर लेंगे। मैंने अब देखा है कि बंबई में मोटर होनी ही चाहिए। जीनत का चेहरा रद्द अमल से खाली रहा। बाबू गोपीनाथ का नशा थोड़ी देर बाद बहुत तेज हो गया। हमातन जज्बात होकर उसने मुझसे कहा, मंटो साहब आप बड़े लायक आदमी हैं, मैं तो बिल्कुल गधा हूं, लेकिन आप मुझे बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? कल बातों बातों में सेंडो ने आपका जिक्र किया। मैंने उसी वक्त टैक्सी मंगवाई और उससे कहा मुझे ले चलो मंटो साहब के पास। मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई तो माफ कर दीजिएगा, बहुत गुनहगार आदमी हूं। विस्की मंगाऊं आपके लिए? और मैंने कहा नहीं नहीं, बहुत पी चुके हैं। वो और ज्यादा जज्बाती हो गया। और पीजिए मंटो साहब, ये कहकर जेब से 100 के नोटों का पुलिंदा निकाला और एक नोट जुदा करने लगा। लेकिन मैंने सब नोट उसके हाथ से लिए और वापस उसकी जेब में ठूस दिए। 100 रुपए का एक नोट आपने गुलाम अली को दिया था, उसका क्या हुआ? मुझे दरअसल कुछ हमदर्दी सी हो गई थी बाबू गोपीनाथ से। कितने आदमी उस गरीब के साथ जोंक की तरह चिमटे हुए थे। मेरा ख्याल था बाबू गोपीनाथ बिल्कुल गधा है, लेकिन वो मेरा इशारा समझ गया और मुस्कुराकर कहने लगा, मंटो साहब इस नोट में से जो कुछ बाकी बचा वो या तो गुलाम की जेब से गिर पड़ेगा या। बाबू गोपीनाथ ने पूरा जुमला भी अदा नहीं किया था कि गुलाम अली ने कमरे में दाखिल होकर बड़े दुख के साथ ये इत्तला दी कि होटल में किसी हरामजादे ने उसकी जेब से सारे रुपए निकाल लिए। बाबू गोपीनाथ मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, फिर 100 रुपए का एक नोट जेब से निकालकर गुलाम अली को देकर कहा, जल्दी खाना ले आओ। 5-6 मुलाकातों के बाद मुझे बाबू गोपीनाथ की सही शख्सियत का इल्म हुआ। पूरी तरह तो खैर इंसान किसी को भी नहीं जान सकता, लेकिन मुझे उसके बहुत से हालात मालूम हुए जो बेहद दिलचस्प थे। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा यह ख्याल कि वो परले दर्जे का चुगद है, गलत साबित हुआ। उसको इस अम्र का पूरा एहसास था कि सेंडो, गुलाम अली और सरदार वगैरह जो उसके मुसाहिब बने हुए थे, मतलबी इंसान है। वो उनसे झिड़कियां, गालियां सब सुनता था, लेकिन गुस्से का इजहार नहीं करता था। उसने मुझसे कहा, मंटो साहब मैंने आज तक किसी का मशवरा रद्द नहीं किया। जब भी कोई मुझे राय देता है मैं कहता हूं सुभान अल्लाह। वो मुझे बेवकूफ समझते हैं, लेकिन मैं उन्हें अक्लमंद समझता हूं, इसलिए कि उनमें कम इतनी अक्ल तो थी कि जो मुझ में ऐसी बेवकूफी को शनाख्त कर लिया जिनसे उनका उल्लू सीधा हो। बात दरअसल यह है कि मैं शुरू से फकीरों और कंजरों की सोहबत में रहा हूं। मुझे इनसे कुछ मोहब्बत सी हो गई है, मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। मैंने सोच रखा है कि जब मेरी दौलत बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो किसी तकिए में जा बैठूंगा। रंडी का कोठा और पीर का मजार, बस ये 2 जगह हैं जहां मेरे दिल को सुकून मिलता है। रंडी का कोठा तो छूट जाएगा इसलिए कि जेब खाली होने वाली है, लेकिन हिंदुस्तान में हजारों पीर हैं, किसी एक के मजार में चला जाऊंगा। मैंने उससे पूछा, रंडी के कोठे और तकिए आपको क्यों पसंद है? कुछ देर सोचकर उसने जवाब दिया, इसलिए कि इन दोनों जगहों पर फर्श से लेकर छत तक धोखा ही धोखा होता है। जो आदमी खुद को धोखा देना चाहता है उसके लिए इनसे अच्छा मकाम और क्या हो सकता है। मैंने एक और सवाल किया, आपको तवाइफों का गाना सुनने का शौक है? क्या आप मौसीकी की समझ रखते हैं? उसने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, और यह अच्छा है क्योंकि मैं कंसुरी से कंसुरी तवाइफ के यहां जाकर भी अपना सिर हिला सकता हूं। मंटो साहब मुझे गाने से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन जेब में 10 या 100 रुपए का नोट निकालकर गाने वाली को दिखाने में बहुत मजा आता है।
नोट निकाला और उसको दिखाया। वो उसे लेने के लिए एक अदा से उठी, पास आई तो नोट जुराब में उड़स लिया। उसने झुककर उसे बाहर निकाला तो हम खुश हो गए। ऐसी बहुत फजूल फजूल सी बातें हैं जो हम ऐसे तमाशबीनों को पसंद हैं। वरना कौन नहीं जानता कि रंडी के कोठे पर माँ बाप अपनी औलादों से पेशा कराते हैं और मकबरों और तकियों में इंसान अपने खुदा से। बाबू गोपीनाथ का शर्जरे नस्ब तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मालूम हुआ कि वो एक बहुत बड़े कंजूस बनिए का बेटा है। बाप के मरने पर उसे 10 लाख रुपए की जायदाद मिली, जो उसने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उड़ाना शुरू कर दी। बंबई आते वक्त वो अपने साथ 50,000 रुपए लाया था। उस जमाने में सब चीजें सस्ती थीं, लेकिन फिर भी हर रोज तकरीबन 100-125 रुपए खर्च हो जाते थे। जीनों के लिए उसने फिएट मोटर खरीदी, याद नहीं रहा, लेकिन शायद 3,000 रुपए में आई थी। एक ड्राइवर रखा, लेकिन वो भी लफंगे टाइप का। बाबू गोपीनाथ को कुछ ऐसे ही आदमी पसंद थे। हमारी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ गया। बाबू गोपीनाथ से मुझे तो सिर्फ दिलचस्पी थी, लेकिन उसे मुझसे कुछ अकीदत हो गई थी। यही वजह है कि दूसरों की बनिस्बत मेरा बहुत ज्यादा एहतराम करता था। एक रोज शाम के करीब जब मैं फ्लैट पर गया तो मुझे वहां शफीक को देखकर सख्त हैरानी हुई। मोहम्मद शफीक तूसी कहूं तो शायद आप समझ लें कि मेरी मुराद किस आदमी से है। यूं तो शफीक काफी मशहूर आदमी है, कुछ अपनी शिद्दत तराज गायकी के बायस और कुछ अपनी बसला संज तबीयत की बदौलत, लेकिन उसकी जिंदगी का एक हिस्सा अक्सीरियत से पोशीदा है। बहुत कम आदमी जानते हैं कि 3 सगी बहनों को यके बाद दीगरे 3-3, 4-4 साल के वक्फे के बाद दाश्ता बनाने से पहले उसका ताल्लुक उसकी मां से भी था। ये बहुत कम मशहूर है कि उसको अपनी पहली बीवी, जो थोड़े ही अरसों में मर गई थी, इसलिए पसंद नहीं थी कि उसमें तवाइफों के गमजे और अशवे नहीं थे। लेकिन ये तो खैर हर आदमी जो शफीक तूसी से थोड़ी बहुत वाकफियत रखता है जानता है कि 40 बरस ये उस जमाने की उम्र है कि 40 बरस की उम्र में सैकड़ों तवाइफों ने उसे रखा, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहना, उम्दा से उम्दा खाना खाया, नफीस से नफीस मोटर रखी, मगर उसने अपनी गिरह से किसी तवाइफ पर एक दमड़ी भी खर्च ना की। औरतों के लिए खासतौर पर जो कि पेशावर हों, उसकी बजला संज तबीयत जिसमें मीरासियों के मजाह की एक झलक थी, बहुत ही जाजिब नजर थी। वो कोशिश के बगैर उनको अपनी ओर खींच लेता था। मैंने जब उसे जीनत से हंस हंस कर बातें करते देखा तो मुझे इसलिए हैरत ना हुई कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने सिर्फ ये सोचा कि वो दफ्फतन यहां पहुंचा कैसे। एक सेंडो उसे जानता था, मगर उनकी बोलचाल तो एक अरसे से बंद थी। लेकिन मुझे बाद में मालूम हुआ कि सेंडो ही उसे लाया था। उन दोनों में सुलह सफाई हो गई थी। बाबू गोपीनाथ एक तरफ बैठा हुक्का पी रहा था। मैंने शायद इससे पहले जिक्र नहीं किया, वो सिगरेट बिल्कुल नहीं पीता था। मोहम्मद शफीक तूसी मिरासियों के लतीफे सुना रहा था, जिसमें जीनत किसी कदर कम और सरदार बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रही थी। शफीक ने मुझे देखा और कहा, ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, क्या आपका गुजर भी इस वादी में होता है? सेंडो ने कहा, तशरीफ ले आइए इजराइल साहब, यहां दड़न तकता। मैं उसका मतलब समझ गया। थोड़ी देर गप्पाबाजी होती रही। मैंने नोट किया कि जीनत और मोहम्मद शफीक तूसी की निगाहें आपस में टकरा कर कुछ और भी कह रही हैं। जीनत इस फन में बिल्कुल कोरी थी, लेकिन शफीक की महारत जीनत की खामियों को छुपाती रही। सरदार दोनों की निगाहबाजी को कुछ इस अंदाज से देख रही थी जैसे खलीफे अखाड़े से बाहर बैठकर अपने पट्टों के दावपेच को देखते हैं। इस दौरान मैं भी जीनत से काफी बेतकल्लुफ हो गया था। वो मुझे भाई कहती थी, जिस पर मुझे एतराज नहीं था। अच्छी मिलनसार तबीयत की औरत थी, कम गो, सादा लौह, साफ सुथरी। शफीक से मुझे उसकी निगाहबाजी पसंद नहीं आई थी। अव्वल तो उसमें भोंडापन था, इसके अलावा कुछ यूं कहिए कि इस बात का भी इसमें दखल था कि वो मुझे भाई कहती थी। शफीक और सेंडो उठकर बाहर गए तो मैंने शायद बड़ी बेरहमी के साथ उससे निगाहबाजी के मुतल्लिक इस्तिफार किया, क्योंकि फौरन उसकी आंखों में ये मोटे मोटे आंसू आ गए। रोती रोती वो दूसरे कमरे में चली गई। बाबू गोपीनाथ, जो एक कोने में बैठा हुक्का पी रहा था, उठकर तेजी से उसके पीछे गया। सरदार ने आंखों ही आंखों में उससे कुछ कहा, लेकिन मैं मतलब ना समझा। थोड़ी देर के बाद बाबू गोपीनाथ कमरे से बाहर निकला और आइए मंटो साहब कहकर मुझे अपने साथ अंदर ले गया। जीनत पलंग पर बैठी थी। मैं अंदर दाखिल हुआ तो वो दोनों हाथों से मुंह ढांप कर लेट गई। मैं और बाबू गोपीनाथ दोनों पलंग के पास कुर्सियों पर बैठ गए। बाबू गोपीनाथ ने बड़ी संजीदगी के साथ कहना शुरू किया, मंटो साहब, मुझे इस औरत से बहुत मोहब्बत है। 2 बरस से मेरे पास है।
मैं हजरत गौस आजम गिलान मैं हजरत गौस आजम जिलानी की कसम खाकर कहता हूं कि इसने मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। इसकी दूसरी बहनें, मेरा मतलब है इस पेशे की दूसरी औरतें, दोनों हाथों से मुझे लूट कर खाती रहीं, मगर इसने कभी एक जायद पैसा मुझसे नहीं लिया। मैं अगर किसी दूसरी औरत के यहां हफ्तों पड़ा रहा तो इस गरीब ने अपना कोई जेवर गिरवी रखकर गुजारा किया। मैं जैसा कि आपसे एक दफा कह चुका हूं, बहुत जल्द इस दुनिया से किनारा कश होने वाला हूं। मेरी दौलत अब कुछ दिन की मेहमान है। मैं नहीं चाहता इसकी जिंदगी खराब हो। मैंने लाहौर में इसको बहुत समझाया कि तुम दूसरी तवाइफों की तरफ देखो, जो कुछ वो करती हैं सीखो। मैं आज दौलतमंद हूं, कल मुझे भिखारी होना ही है। तुम लोगों की जिंदगी में सिर्फ एक दौलत काफी नहीं। मेरे बाद तुम किसी और को ना फांसोगी तो काम नहीं चलेगा। लेकिन मंटो साहब, इसने मेरी एक ना सुनी। सारा दिन शरीफजादियों की तरह घर में बैठी रही। मैंने गफ्फार साई से मशवरा किया। उसने कहा बंबई ले जाओ उसे। मुझे मालूम था कि उसने ऐसा क्यों कहा। बंबई में इसकी 2 जानने वाली तवाइफें एक्ट्रेसें बनी हुई हैं। लेकिन मैंने सोचा बंबई ठीक है। 2 महीने हो गए हैं इसे यहां लाए हुए। सरदार को लाहौर से बुलाया है कि इसको सब गुर सिखाए। गफ्फार साई ये बहुत कुछ सीख सकती है। यहां मुझे कोई नहीं जानता। इसको यह ख्याल था कि बाबू तुम्हारी बेइज्जती होगी। मैंने कहा तुम छोड़ो इसको, बंबई बहुत बड़ा शहर है, लाखों रईस हैं। मैंने तुम्हें मोटर ले दी है, कोई अच्छा आदमी तलाश कर लो। मंटो साहब, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं, मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, अच्छी तरह होशियार हो जाए। मैं इसका नाम आज ही बैंक में 10,000 रुपए जमा कराने को तैयार हूं। मगर मुझे मालूम है कि 10 दिन के अंदर अंदर ये बाहर बैठी होगी। सरदार इसकी एक एक पाई अपनी जेब में डाल लेगी। आप भी इसे समझाइए कि चालाक बनने की कोशिश करे। जब से मोटर खरीदी है, सरदार उसे हर रोज शाम को अपोलो बंदर ले जाती है, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुई। सेंडो आज बड़ी मुश्किलों से मोहम्मद शफीक को यहां लाया है। आपका क्या ख्याल है इसके मुतल्लिक? मैंने अपना ख्याल जाहिर करना मुनासिब ख्याल ना किया, लेकिन बाबू गोपीनाथ ने खुद ही कहा, अच्छा खाता पीता आदमी मालूम होता है और खूबसूरत भी है। क्यों जीनो जानी पसंद है तुम्हें? जीनो खामोश रही। बाबू गोपीनाथ से जब मुझे जीनत को बंबई लाने की गरज उगाहट मालूम हुई तो मेरा दिमाग चकरा गया। मुझे यकीन न आया कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बाद में मुशाहिदे ने मेरी हैरत दूर कर दी। बाबू गोपीनाथ की दिली आरजू थी कि जीनत बंबई में किसी अच्छे मालदार आदमी की दाश्ता बन जाए, या ऐसे तारीख सीख जाए जिससे वो मुख्तलिफ आदमियों से रुपया वसूल करते रहने में कामयाब हो सके। जीनत से अगर सिर्फ छुटकारा ही हासिल करना होता तो ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं थी। बाबू गोपीनाथ एक ही दिन में यह काम कर सकता था। चूंकि उसकी नीयत नेक थी, इसलिए उसने जीनत के मुस्तकबिल के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उसको एक्ट्रेस बनाने के लिए उसने कई जाली डायरेक्टरों की दावतें की। घर में टेलीफोन लगवाया, लेकिन ऊंट किसी करवट ना बैठा। मोहम्मद शफीक तूसी तकरीबन 1.5 महीना आता रहा। कई रातें भी उसने जीनत के साथ बसर की, लेकिन वह ऐसा आदमी नहीं था जो किसी औरत का सहारा बन सके। बाबू गोपीनाथ ने एक रोज अफसोस और रंज के साथ कहा, शफीक साहब तो खाली खाली जेंटलमैन ही निकले। ठस्सा देखिए, बेचारी जीनत से 4 चादरें थे, 6 तकिए के गिलाफ और 200 रुपए नकद हथिया कर ले गए। सुना है आजकल एक लड़की अलमास से इश्क लड़ा रहे हैं। ये दुरुस्त था। अलमास नजीर जान पटियाले वाली की सबसे छोटी और आखिरी लड़की थी। इससे पहले 3 बहनें शफीक की दाश्ता रह चुकी थी। 200 रुपए जो उसने जीनत से लिए थे, मुझे मालूम है अलमास पर खर्च हुए थे। बहनों के साथ लड़ झगड़ कर अलमास ने जहर खा लिया था। मोहम्मद शफीक तूसी ने जब आना जाना बंद कर दिया तो जीनत ने कई बार मुझे टेलीफोन किया और कहा उसे ढूंढ कर मेरे पास लाइए। मैंने उसे तलाश किया, लेकिन किसी को उसका पता ही नहीं था कि वो कहां रहता है। एक रोज इत्तफाकिया रेडियो स्टेशन पर मुलाकात हुई। सख्त परेशानी के आलम में था। जब मैंने उससे कहा कि तुझे जीनत बुलाती है, तो उसने जवाब दिया, मुझे ये पैगाम और जरियों से भी मिल चुका है। अफसोस है, आजकल मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं। जीनत बहुत अच्छी औरत है, लेकिन अफसोस है कि बेहद शरीफ है। ऐसी औरतों से जो बीवियों जैसी लगे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। शफीक से मायूसी हुई तो जीनत ने सरदार के साथ अपोलो बंदर जाना शुरू किया। 15 दिनों में बड़ी मुश्किलों से कई गैलन पेट्रोल फूकने के बाद सरदार ने 2 आदमी फांसे। उनसे जीनत को 400 रुपए मिले। बाबू गोपीनाथ ने समझा कि हालात उम्मीद अफजा हैं, क्योंकि उनमें से एक ने, जो रेशमी कपड़ों की मिल का मालिक था, जीनत से कहा था मैं तुमसे शादी करूंगा। 1 महीना गुजर गया, लेकिन यह आदमी फिर जीनत के पास ना आया।
एक रोज मैं जाने किस काम से हारबनी रोड पर जा रहा था कि मुझे फुटपाथ के पास जीनत की मोटर खड़ी नजर आई। पिछली नशिस्त पर मोहम्मद यासीन बैठा था, नगीना होटल का मालिक। मैंने उससे पूछा, ये मोटर तुमने कहां से ली? यासीन मुस्कुराया। तुम जानते हो मोटर वाली को? मैंने कहा, जानता हूं। तो बस समझ लो मेरे पास कैसे आई। अच्छी लड़की है यार। यासीन ने मुझे आंख मारी। मैं मुस्कुरा दिया। उसके चौथे रोज बाबू गोपीनाथ टैक्सी पर मेरे दफ्तर में आया। उससे मुझे मालूम हुआ कि जीनत से यासीन की मुलाकात कैसे हुई। एक शाम अपोलो बंदर से एक आदमी लेकर सरदार और जीनत नगीना होटल गई। वह आदमी तो किसी बात पर झगड़ा कर चला गया, लेकिन होटल के मालिक से जीनत की दोस्ती हो गई। बाबू गोपीनाथ मुतमईन था, क्योंकि 10-15 रोज की दोस्ती के दौरान में यासीन ने जीनत को 6 बहुत ही उम्दा और कीमती साड़ियां ले दी थी। बाबू गोपीनाथ अब ये सोच रहा था, कुछ दिन और गुजर जाएं, जीनत और यासीन की दोस्ती और मजबूत हो जाए तो लाहौर वापस चला जाए। मगर ऐसा ना हुआ। नगीना होटल में क्रिश्चियन औरत ने कमरा किराए पर लिया। उसकी जवान लड़की मेमोरियल से यासीन की आंख लड़ गई। चुनांचे जीनत बेचारी होटल में बैठी रहती और यासीन उसकी मोटर में सुबह शाम उस लड़की को घुमाता रहा। बाबू गोपीनाथ को इसका इल्म होने पर दुख हुआ। उसने मुझसे कहा, मंटो साहब, ये कैसे लोग हैं? भाई दिल उचाट हो गया है तो साफ कह दें, लेकिन जीनत भी अजीब है। अच्छी तरह मालूम है क्या हो रहा है, मगर मुंह से इतना भी नहीं कहती। मियां, अगर तुमने उस क्रिश्चियन छोकरी से इश्क लड़ाना है तो अपनी मोटर कार का बंदोबस्त करो। मेरी मोटर क्यों इस्तेमाल करते हो? मैं क्या करूं मंटो साहब, बड़ी शरीफ और नेक बख्त औरत है। कुछ समझ में नहीं आता। थोड़ी सी चालाक तो बनना चाहिए। यासीन से ताल्लुक कता होने पर जीनत ने कोई सदमा महसूस ना किया। बहुत दिनों तक कोई नई बात वकू पजीर ना हुई। एक दिन टेलीफोन किया तो मालूम पड़ा बाबू गोपीनाथ गुलाम अली और गफ्फार साई के साथ लाहौर चला गया रुपए का बंदोबस्त करने, क्योंकि 50,000 रुपए खत्म हो गए थे। जाते वक्त वो जीनत से कह गया था कि उसे लाहौर में ज्यादा दिन लगेंगे, क्योंकि उसे चंद मकान फरोख्त करने पड़ेंगे। सरदार को मोर्फियो के टीकों की जरूरत थी, सेंडो को पोल्सन मक्खन की। चुनांचे दोनों ने मुत्तहदा कोशिश की और हर रोज 3 आदमी फांस कर ले आते। जीनत से कहा गया कि बाबू गोपीनाथ वापस नहीं आएगा, इसलिए उसे अपनी फिक्र करनी चाहिए। 100-125 रुपए रोज के हो जाते, जिनमें से आधे जीनत को मिलते, बाकी सेंडो और सरदार दबा लेते। मैंने एक दिन जीनत से कहा, ये तुम क्या कर रही हो? उसने बड़े अल्हड़पन से कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं भाईजान, ये लोग जो कुछ कहते हैं मान लेती हूँ। जी चाहा कि बहुत देर पास बैठकर समझाऊं कि जो कुछ तुम कर रही हो ठीक नहीं। सेंडो और सरदार अपना उल्लू सीधा करने के लिए तुम्हें बेच भी डालेंगे, मगर मैंने कुछ ना कहा। जीनत उकता देने वाली हद तक बेसमझ, बेउमंग और बेजान औरत थी। उस कमबख्त को अपनी जिंदगी की कदर कीमत ही मालूम नहीं थी। जिस्म बेचती, मगर उसमें बेचने वालों का कोई अंदाज तो होता। वल्लाह मुझे बहुत कोफ्त होती थी उसे देखकर। सिगरेट से, शराब से, खाने से, घर से, टेलीफोन से, हत्ता कि उस सोफे से भी जिस पर वो अक्सर लेटी रहती थी। उसे कोई दिलचस्पी ना थी। बापू गोपीनाथ पूरे 1 महीने के बाद लौटा। वहां गया तो वहां फ्लैट में कोई और ही था। सेंडो और सरदार के मशवरे से जीनत ने बांद्रा में एक बंगले का बालाई हिस्सा किराए पर ले लिया था। बाबू गोपीनाथ मेरे पास आया तो मैंने उसे पूरा पता बता दिया। उसने मुझे जीनत के मुतल्लिक पूछा। जो कुछ मुझे मालूम था मैंने कह दिया, लेकिन यह ना कहा कि सेंडो और सरदार उससे पेशा करा रहे हैं। बाबू गोपीनाथ अब की 10,000 रुपया अपने साथ लाया था, जो उसने बड़ी मुश्किलों से हासिल किया था। गुलाम अली और गफ्फार साई को वो लाहौर ही छोड़ आया था। टैक्सी नीचे खड़ी थी। बाबू गोपीनाथ ने इसरार किया मैं भी उसके साथ चलूं। तकरीबन 1 घंटे में हम बांद्रा पहुंच गए। पाली हिल पर टैक्सी चढ़ रही थी कि सामने तंग सड़क पर सेंडो दिखाई दिया। बाबू गोपीनाथ ने जोर से पुकारा, सेंडो। सेंडो ने जब बाबू गोपीनाथ को देखा तो उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, धड़न तख्ता। बाबू गोपीनाथ ने उससे कहा, आओ टैक्सी में बैठ जाओ, साथ चलो। लेकिन सेंडो ने कहा, टैक्सी एक तरफ खड़ी कीजिए, मुझे आपसे कुछ प्राइवेट बातें करनी है। टैक्सी एक तरफ खड़ी की गई। बाबू गोपीनाथ बाहर निकला तो सेंडो उसे कुछ दूर ले गया। देर तक उनमें बातें होती रहीं। जब खत्म हुई तो बाबू गोपीनाथ अकेला टैक्सी की तरफ आया। ड्राइवर से उसने कहा, वापस ले चलो। बाबू गोपीनाथ खुश था। हम दादर के पास पहुंचे तो उसने कहा, मंटो साहब, जीनो की शादी होने वाली है। मैंने हैरत से कहा, किससे? बाबू गोपीनाथ ने जवाब दिया, हैदराबाद सिंध का एक दौलतमंद जमींदार है, खुदा करे वो खुश रहे। यह भी अच्छा हुआ जो मैं ऐन वक्त पर आ पहुंचा। जो रुपए मेरे पास हैं उनसे जीनों का जेवर बन जाएगा।
क्यों? क्या ख्याल है आपका? मेरे दिमाग में उस वक्त कोई ख्याल ना था। मैं सोच रहा था कि यह हैदराबाद सिंध का दौलतमंद जमींदार कौन है? सेंडो और सरदार की कोई जालसाजी तो नहीं? लेकिन बाद में उसकी तस्दीक हो गई कि वो हकीकतन हैदराबाद का मुतमव्विल जमींदार है, जो हैदराबाद सिंध के ही एक म्यूजिक टीचर की मार्फत जीनत से मुतारिफ हुआ। ये म्यूजिक टीचर जीनत को गाना सिखाने की बेसूद कोशिश किया करता था। एक रोज वो अपने मुरब्बी गुलाम हुसैन, ये उस हैदराबाद के रईस का नाम था, गुलाम हुसैन को साथ लेकर आया। जीनत ने खूब खातिर मुदारत की। गुलाम हुसैन की पुरजोर फरमाइश पर उसने गालिब की गजल नुक्ताची है गमे दिल उसको सुनाए ना बने गाकर सुनाई। गुलाम हुसैन सौ जान से उस पर फरेफ्ता हो गया। उसका जिक्र म्यूजिक टीचर ने जीनत से किया। सरदार और सेंडो ने मिलकर मामला पक्का कर दिया और शादी तय हो गई। बाबू गोपीनाथ खुश था। एक दफा सेंडो के दोस्त की हैसियत से वो जीनत के यहाँ गया। गुलाम हुसैन से उसकी मुलाकात हुई। उससे मिलकर बाबू गोपीनाथ की खुशी दोगुनी हो गई। मुझसे उसने कहा, मंटो साहब खूबसूरत, नौजवान और बड़ा लायक आदमी है। मैंने यहाँ आते हुए दातागंज बख्श के हुजूर जाकर दुआ मांगी थी, जो कबूल हुई। भगवान करे दोनों खुश रहें। बाबू गोपीनाथ ने बड़े खुलूस और बड़ी तवज्जो से जीनत की शादी का इंतजाम किया। 2000 के जेवर और 2000 के कपड़े बनवा दिए और 5000 नकद दिए। मोहम्मद शफीक तूसी, मोहम्मद यासीन प्रोपराइटर नगीना होटल, सेंडो म्यूजिक टीचर, मैं और गोपीनाथ शादी में शामिल थे दुल्हन की तरफ से। सेंडो वकील थे। इजाब कबूल हुआ तो सेंडो ने आहिस्ता से कहा, धड़न तख्ता। गुलाम हुसैन सर्ज का नीला सूट पहने थे। सबने उसको मुबारकबाद दी, जो उसने खंदा पेशानी से कबूल की। काफी वजीह आदमी था। बाबू गोपीनाथ उसके मुकाबले में उसके सामने छोटी सी बटेर मालूम होता था। शादी की दावतों पर खुर्दोनोश का जो सामान भी होता था, बाबू गोपीनाथ ने मुहैया किया था। दावत से जब लोग फारिग हुए तो बाबू गोपीनाथ ने सबके हाथ धुलवाए। मैं जब हाथ धोने के लिए आया तो उसने मुझसे बच्चों के अंदाज से कहा, मंटो साहब जरा अंदर जाइए और देखिए जीनो दुल्हन के लिबास में कैसी लगती है। मैं पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हुआ। जीनत सुर्ख जरफ्त का शलवार कुर्ता पहने थे। दुपट्टा भी उसी रंग का था जिस पर गोट लगी थी। चेहरे पर हल्का हल्का मेकअप था। हालांकि मुझे होठों पर लिपस्टिक की सुर्खी बहुत बुरी मालूम होती है, मगर जीनत के होठ सजे हुए थे। उसने शर्मा कर मुझे आदाब किया तो बहुत प्यारी लगी। लेकिन जब मैंने दूसरे कोने में एक मसहरी देखी जिस पर फूल ही फूल थे तो मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। मैंने जीनत से कहा, ये क्या मस्खरापन है? जीनत ने मेरी तरफ बिल्कुल मासूम कबूतरी की तरह देखा। आप मजाक करते हैं भाईजान, उसने ये कहा और आंखों में आंसू डबडबाए। मुझे अभी गलती का एहसास भी ना हुआ था कि बाबू गोपीनाथ अंदर दाखिल हुआ। बड़े प्यार के साथ उसने अपने रूमाल के साथ जीनत के आंसू पोंछे और बड़े दुख के साथ मुझसे कहा, मंटो साहब मैं समझा था कि आप बड़े समझदार और लायक आदमी हैं। जीनों का मजाक उड़ाने से पहले आपने कुछ तो सोच लिया होता। बाबू गोपीनाथ के लहजे में वो अकीदत जो उसे मुझसे थी जख्मी नजर आई। लेकिन पेशतर इसके कि मैं उससे माफी मांगू, उसने जीनत के सर पर हाथ फेरा और बड़े खुलूस के साथ कहा, खुदा तुम्हें खुश रखे। ये कहकर बाबू गोपीनाथ ने भीगी हुई आंखों से मेरी तरफ देखा। उनमें मलामत थी, बहुत ही दुख भरी मलामत, और चला गया। तो ये थे सादत हसन मंटो और उनकी कहानी बाबू गोपीनाथ।